हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है एलियट वेव थियरी। एलियट वेव थियरी ये पूरी तरह से फिबोनाची बेस्ड थियरी है। इसके लिए आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझना बहुत जरूरी है और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फिबोनाची के इंटरनल एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियोज डाले हुए हैं, तो आप जरूर उसको रिफर कीजिए। उसके बाद ही आप ये एलियट वेव थियरी को जान लीजिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है और ये पूरी के पूरी तरह से साइकोलॉजी बेस्ड है। तो दोस्तों, मेरा नाम है अलंकार और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम आज के वीडियो में सिर्फ एलियट वेव थियरी का बेसिक चीज समझते हैं, स्केलेटन समझते हैं कि एलियट वेव थियरी है क्या और वो कैसे काम करती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलियट वेव थियरी में। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बेयर मार्केट चल रहा है, बेयर मार्केट चलता है तो यहां से पीक से ये बहुत बड़ा मेजर फॉल आता है फॉर एग्जांपल। तो यहां से फॉल आने के बाद मार्केट क्या करेगा? मार्केट यहां से एक बाउंस देगा, एक बाइंग आएगी। लेकिन अगर आपने मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर इंटरनल रिट्रेसमेंट का वीडियो देख लिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी रिट्रेसमेंट लेवल 38.2% या उसके ऊपर चली जाती है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के। तो इसी तरह से जब एक बेयर मार्केट खत्म होने आता है तो बेयर मार्केट में हमेशा स्ट्रेटेजी यही रहती है, सेल ऑन एवरी रैली। अब सेल ऑन एवरी रैली है तो क्या होता है, मार्केट यहां पे आके बॉटम पे रुक जाता है जहां पे हो सकता है कोई मेजर सपोर्ट हो और यहां से एक शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। शॉर्ट कवरिंग मतलब क्या? जिन लोगों ने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करके रखे हैं वो अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे। तो शॉर्ट कवर करने के लिए उनको बाय करना पड़ेगा। जब वो बाय करेंगे तो बाइंग डिमांड की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। उसी के साथ कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जानी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है। आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर जैसे या स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर जैसे इंडिकेटर बहुत ज्यादा देर तक ओवरसोल्ड जोन में है, तो वहां से मार्केट को एक पुश मिल जाता है और नए बायर्स भी ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वेव है ये अराउंड 38.2% और माइट भी इसके ऊपर की तरफ रिट्रेस करती है। तो यही आपकी वेव बनती है वेव वन, मतलब ये आपका 0 पॉइंट है और ये आपकी फर्स्ट वेव है। अब फर्स्ट वेव होने के बाद क्या होगा? मार्केट वापस नीचे की तरफ आएगा, लेकिन मार्केट नीचे की तरफ कितना आएगा? 50% टू 78.6% तक ये रिट्रेसमेंट देगा और फिर भी मार्केट यहां से 1 की लेवल तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है। यहां पे आके आपका वेव 2 कंप्लीट होता है। अब वेव 2 आपका इतना बड़ा रिट्रेसमेंट क्यों लेता है? 50% टू 78.6% इतना डीप रिट्रेसमेंट क्यों लेता है? इसका बेसिक आंसर यह है क्योंकि अब तक आपका जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड था। मार्केट वॉज इन द बेयर ट्रेंड, मार्केट बेयर ट्रेंड में था। बेयर ट्रेंड का एक ये करेक्शन है, वेव 1 ये सिर्फ एक करेक्शन है। तो अभी भी लोगों की साइकोलॉजी क्या है कि सेल ऑन एवरी रैली। अब तक तो वही कर रहे थे कि सेल ऑन एवरी रैली। अब यहां से जो मार्केट में करेक्शन आया वेव 1 का, वहां से उन्होंने वापस शॉर्ट सेलिंग करना चालू किया जो बेयर्स थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगा। लेकिन आप ये समझ लो, आपको फर्स्ट इंडिकेशन यही था कि आपका वेव 1 जो था वो 38.2% या उसके ऊपर गया है। इसका मतलब मार्केट डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाने के चांसेस ज्यादा होते और मार्केट में ये वेव 2 है, ये इसका एग्जाम्पल है कि मार्केट डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहे हैं। और यहां पे जब वेव 2, वेव 0 मतलब जहां पे वेव 1 की बिगिनिंग है, इसके नीचे जब जाने के लिए तैयार नहीं होती है, उस टाइम पे जो सेलर्स होते हैं वो अपना शॉर्ट कवर करने लगते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि यहां से अभी मार्केट नीचे नहीं जा रहा है। और बायर के लिए भी ये जो बिगिनिंग है वेव 1 का, ये उसके लिए भी एक स्टॉप लॉस का काम करेगी और बायर्स भी यहां पे कॉन्फिडेंटली बाय करना चालू कर देते हैं। तो जिसके वजह से बाइंग प्रेशर भी आता है, मतलब नए बायर्स भी अंदर आ जाते हैं, सेलर्स भी अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चालू कर देते हैं शॉर्ट कवरिंग के थ्रू। और जैसे ही पॉइंट 1 के मतलब वेव 1 के एंड के ऊपर से जब मार्केट क्रॉस करने लगता है ये लेवल, तो ये बहुत बड़ी रैली आ जाती है जो आपका बनाती है वेव 3। अब वेव 3 बनने के बाद आपका अभी ट्रेंड कंफर्म हो गया कि बाय ऑन एवरी डीप है, क्योंकि अभी आप स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में हो। वेव 3 बहुत लंबी जाती है और उसके बाद आपका वेव 4 होता है
जो जनरली करेक्ट करता है वेव 2-3 से, मतलब जो वेव 3 है इसको करेक्ट करेगा अराउंड 38.2%। तो वेव 4 सिर्फ 38.2% क्यों करेक्ट करता है? इसका रीजन है क्यों करेक्ट करता है, क्योंकि आपका ट्रेंड अभी कंफर्म है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में लोग सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ज्यादा शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। मतलब बेयर्स यहां पे ज्यादा एक्टिव नहीं होंगे, यहां पे जो बुल्स है वही अपना प्रॉफिट बुक ज्यादा करेंगे, जिसके वजह से वेव 4 होती है वो बहुत ही कम रिट्रेसमेंट देती है कंपेयर टू वेव 2। जो वेव 2 का एग्जांपल दिया क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बेयर जोन में था और लोगों की साइकोलॉजी तुरंत चेंज नहीं होती। मार्केट जब भी स्ट्रांग बेयर से स्ट्रांग बुल में जाता है उसके बीच में ये एक न्यूट्रल जोन होता है। मार्केट कभी भी स्ट्रांग बेयर से स्ट्रांग बुल में कन्वर्ट नहीं होता। पहले स्ट्रांग बेयर होता है, उसके बाद ये ऊपर जाके नीचे आएगा, डबल बॉटम कंफर्म करेगा और उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रांग बुल में कन्वर्ट होगा। जब ये वेव 1 का टॉप तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी और फिर यहां पे स्ट्रांग बुल मार्केट चालू होगा। तो स्ट्रांग बुल मार्केट में अगर करेक्शन आपका 38.2% के ऊपर हो गया तो आप समझ जाओ कि फिर ये डबल टॉप फॉर्मेशन बनाएगा। जो मैं अब तक बोल रहा हूं कि 23.6 38.2% तक तो ठीक रहता है, लेकिन अगर उसके नीचे करेक्शन चला जाए तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपका जो वेव 5 है वो ये टॉप से ही गिर जाएगा वेव 3 के। इसके लिए आपका वेव 4 का जो करेक्शन होता है वो 38.2% तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहता है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और वेव 4 के बाद जब वेव 5 बनती है तो ये वेव 3 का हाई तोड़ के ऊपर की तरफ जाती है और यहां पे आपकी वेव 5 खत्म हो जाती है। यहां पे आपका पूरा जो प्राइमरी ट्रेंड जो यहां से चालू हुआ था वेव 0 से, मतलब वेव 1 के बिगिनिंग से वेव 5 के एंडिंग तक, ये आपका पूरा का पूरा अप ट्रेंड था। अब यहां से एक मेजर करेक्शन आएगा जो आपका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। मतलब ये ट्रेंड रिवर्सल है, ये सिर्फ करेक्शन नहीं होगा, ट्रेंड रिवर्सल होगा। तो वेव ए, इसके बाद वेव 5 के बाद वेव ए बनेगी जो आपके वेव 5 का ज्यादा बड़ा रिट्रेसमेंट रहेगा। मतलब इट वुड बी मोर देन 38.2%। इसके लिए क्या होता है, वेव ए बनने के बाद आपकी जो वेव बी है वो वापिस वेव 5 का हाई नहीं तोड़ती। मतलब यहां पे ये डबल टॉप फॉर्मेशन बना रहा है क्योंकि आपका वेव ए है वो वेव 5 का अराउंड 50% का रिट्रेसमेंट करता है। इसके लिए मैं बार बार हमेशा यही बोलता हूं कि रिट्रेसमेंट लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि जब आपकी एलियट वेव की शुरुआत होती है, बिगिनिंग होती है, उस टाइम पे आपका वेव 2 इतना ज्यादा रिट्रेस होने के बाद भी वेव 1 का हाई तोड़ के जाती है क्योंकि वहां पे ट्रेंड की जस्ट शुरुआत हो रही है। अब वेव ए वेव 5 के सामने, मतलब इतना स्ट्रांग बुल मार्केट में अगर वेव ए 50% का रिट्रेसमेंट दे रही है, इसका मतलब सिंपल बात है कि आपका वेव बी है वो वेव 5 के हाई को नहीं तोड़ेगा और यहां पे वेव बी कंप्लीट हो जाता है और जैसे ही यहां से फॉल आता है सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और वो वेव ए का बॉटम तोड़ के नीचे की तरफ जाता है और यहां पे आपकी वेव सी कंप्लीट हो जाती है और ये आपका पूरा एलियट वेव स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एलियट वेव स्ट्रक्चर सिंपल वेव में ऐसा ही है कि वेव 1 2 3 4 5 ए बी एंड सी। तो इट्स 8 वेव स्ट्रक्चर्स थियरी। इसमें आपका वेव 1, इसमें आप बाइंग पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड था और ये सिर्फ एक पुश बैक है कि जहां से मार्केट एक करेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ और वहां से वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो वेव 2 में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब आप वेव 2 का बॉटम देखने के बाद ये दिखता है आपको कि वेव 1 के बिगिनिंग के नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहां पे एक बाइंग जोन बनता है और यहां से आप बाइंग लेके जा सकते हैं और जैसे ही वेव 1 का हाई टूटेगा उसके बाद एक बहुत लंबी रैली आएगी। इसके ऊपर और भी रीजंस होते हैं क्योंकि जैसे ये एलियट वेव स्ट्रक्चर के हिसाब से वेव 1 का बिगिनिंग तोड़ने के बाद वेव 3 बहुत लंबी चलती है, बहुत स्ट्रांग चलती है। तो ये मेजर इसमें आपका इंपल्स वेव कौन सा हो गया, ये वेव 1, दिस इज द इंपल्स वेव, वेव 2 इज अ करेक्टिव वेव, वेव 3 इज अगेन एन इंपल्स वेव, 4th इज करेक्टिव वेव, वेव 5th या वेव 5 इज इंपल्स वेव। लेकिन वेव ए, ध्यान रखना, वेव ए इज ऑल्सो एन इंपल्स वेव। इंपल्स वेव मतलब जो ट्रेंड के डायरेक्शन में होता है, करेक्टिव वेव मतलब करेक्शन वाले। तो इंपल्स वेव, वेव ए इज ऑल्सो एन इंपल्स वेव। क्यों? क्योंकि आपका ट्रेंड चेंज हो गया है, ये करेक्शन नहीं है सिर्फ, ये ट्रेंड चेंजर है। इसके लिए वेव ए इज ऑल्सो एन इंपल्स वेव। वेव बी इज अ करेक्टिव वेव क्योंकि ये वेव ए का करेक्शन है
और अगेन वेव सी इज ऑल्सो एन इम्पल्स वेव। तो टोटल 8 वेव के ये सीक्वेंस में जो 5 वेव्स है, वेव 1, 3 एंड 5 एंड ए एंड सी, ऑल दीज वेव्स आर इम्पल्स वेव। और वेव 2 और वेव 4 और वेव बी, ये 3 वेव्स है जो करेक्टिव वेव्स है। अब एलियट वेव का सिंपल स्ट्रक्चर में समझ लो कि एलियट वेव के 3 गोल्डन रूल्स है। ये वीडियो सिर्फ बेसिक है, इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ एलियट वेव के 3 गोल्डन रूल्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि जब आपका यहां से ये वेव 1 बनता है 0 लेवल से, तो आपकी जो वेव 2 है वो इस वेव के मतलब वेव 0 के मतलब वेव 1 की जो बिगिनिंग है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे चला गया तो ऑब्वियसली ये वेव 1 का एक्सटर्नल रिट्रेसमेंट चालू हो जाएगा, जो इसमें अलाउड ही नहीं है। ये वेव 2 के बाद बाइंग क्यों आती है? क्योंकि ये डबल टॉप डबल बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। तो यहां पे वेव 2 आपका रुकना चाहिए, जो आपका 78.6% के आसपास रिट्रेसमेंट होता है मैक्सिमम। इसके नीचे जाएगा ठीक है, 88.6% तक भी जा सकते हैं, लेकिन इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100%। अगर 100% के ऊपर मतलब वेव 1 के बिगिनिंग के नीचे चली गई वेव 2, तो आपका एलियट वेव स्ट्रक्चर फेल हो गया। ये आपका सबसे पहला गोल्डन रूल है। सेकेंड गोल्डन रूल है एलियट वेव स्ट्रक्चर में कि वेव 1 बनी, वेव 2 बन गई, तो वेव 3 शुड बी द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव। वेव 3 लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव होगी अमंग वेव 1 एंड वेव 5। आपका जो वेव 1 का लेंथ है ये और ये, वेव 3 हमेशा इससे बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि इसमें बुल्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। उसका रीजन भी ये है क्योंकि जब आपके कोई भी इंडिकेटर्स आप MACD ले लो या इचुमोको क्लाउड ले लो या मूविंग एवरेजेस ले लो, ये दीज ऑल इंडिकेटर्स आर लैगिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग इंडिकेटर्स मतलब ये आपको हमेशा बॉटम फिशिंग करने नहीं देंगे। ये जब ट्रेंड प्योरली कंफर्म हो जाता है इसके बाद ही आपको बाय बोलेंगे। मतलब जो डिफेंसिव ट्रेडर होता है उसके लिए लैगिंग इंडिकेटर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से जब ट्रेंड कंफर्म हो जाता है उसके बाद ही आपको बाय बोलेंगे। तो जनरली क्या होता है, आपका ट्रेंड बेयर ट्रेंड है तो ऑब्वियसली ये सारे इंडिकेटर्स तभी बेयर में ही रहेंगे, और उसके बाद जब वेव 1 बनेगी तभी ये जस्ट आपको थोड़े ऊपर के लेवल पे करेक्शन दिखाएंगे, लेकिन ये कोई भी इंडिकेटर आपको बाइंग नहीं बोलेंगे। इनकी बाइंग कब आएगी? जब जनरली वेव 2 वापस नीचे की तरफ जाएगा तो वापस ये ऊपर आते आते वापस ये इंडिकेटर्स नीचे जाना चालू कर देते हैं। लेकिन वेव 1 की हाई तोड़ने के बाद ये सारे जो लैगिंग इंडिकेटर्स है, ADX बोलेंगे या RSI भी बोलेंगे या दूसरे इचुमोको क्लाउड जैसे बहुत अच्छे इंडिकेटर्स है, मूविंग एवरेजेस है, ये भी सारे बाय बोलने लगेंगे, और जिसके वजह से एक बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर आएगा। क्योंकि मार्केट में टेक्निकल इंडिकेटर्स सब लोग एक ही इंडिकेटर यूज नहीं करते, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो जैसे जैसे अलग अलग इंडिकेटर्स पे बाइंग सिग्नल पॉपअप होगा, या कुछ ऐसे होते हैं कि जो 10 इंडिकेटर्स में अगर 7 इंडिकेटर्स बाई सिग्नल बोलेंगे तो बाइंग में आ जाते हैं। जब मैक्सिमम इंडिकेटर्स आपको बाइंग बोल रहे हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आने लगती है, और जिसके वजह से आपका वेव 3 इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वेव हो जाती है। तो ये आपका सेकेंड गोल्डन रूल है। वेव 4 शुड नॉट ट्रेड विद इन द टेरिटरी ऑफ वेव 1। मतलब जो आपका वेव 4 है वो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, जिसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया था। क्योंकि वेव 4 आपका 38.2% के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में हो, और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में बड़ा करेक्शन आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में बेयर्स तो काम करेंगे ही नहीं, बेयर्स सेल करेंगे ही नहीं। स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में जो भी करेक्शन आएगा वो जनरली मेयरली एक प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए वेव 4 आपका वेव 1 के टेरिटरी के नीचे नहीं जाना चाहिए, और यही आपके एलियट वेव के 3 गोल्डन रूल्स हैं। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो में कोशिश की है एलियट वेव स्ट्रक्चर दिखाने की, इसको और अच्छे से हम आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये थियरी इतनी आसान नहीं है जितनी आपको बोर्ड पे दिख रही है। चार्ट पे इसको अप्लाई करना, क्योंकि हर बार एलियट वेव थियरी प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती चार्ट पे, 50% टाइम्स ही प्रॉपरली फॉर्म होती है, और उसके लिए भी एक जजमेंट एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है कि आपको किस तरह से काउंटिंग करनी चाहिए वेव 1, 2, 3, 4, 5 की। तो हम आगे के वीडियो में इसको और डिकम्पोज करके देखेंगे ये थियरी के।